हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब आशा बढ़िया होगा। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पे, आज पहला जो चैप्टर वीडियो थी हमारी, किस पे थी? इंट्रोडक्शन पे, कि इक्विलिब्रियम होता क्या है और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम आगे चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। इक्विलिब्रियम के बाद हमारा जो नया टॉपिक होगा आज का, वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन। कि रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या? इसको रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसे उसके रेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो चलिए बताता हूँ पहले स्टार्टिंग से मैं। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के रेट को लिखने के दो तरीके। कौन कौन से? वो ये जो चैप्टर है हमारे पास, वही चैप्टर है कि चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री का 11th क्लास में इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हाँ, तो रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके। पहले तो ऊपर केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन, मैंने कल एग्जांपल दिया था, ये ऐसे ऐसे एग्जांपल दिया था। जैसे ए प्लस बी मिलके क्या बनाते थे? ऐसे मैंने दो एरो बनाए थे। इन दो एरो का भी मैंने मतलब बताया था। कोई दो कंपाउंड बनाए थे सी और डी, ए और बी कंबाइन करके कोई भी दो कंपाउंड सी और डी बनाए। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें? हाँ, तो इसमें इस वाले एरो का मैंने मतलब बताया था। ऊपर वाला एरो क्या दिखा रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन को, कि रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड कर रही है, और नीचे वाला एरो दिखा रहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन को, कि वो रिएक्शन पीछे की तरफ प्रोसीड कर रही है, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। ये नीचे वाली एरो दिखाती है, और ऊपर वाला एरो दिखाता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, और नीचे वाला एरो दिखाता है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते थे बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड वर्ड रिएक्शन। और ऊपर वाले को हम बोलते थे फॉरवर्ड रिएक्शन, एफ डी। ठीक है, ये बता चुका। तो चलिए आज हम बात करते हैं। आज तो हमारा टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे बात करते हैं। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जैसे कोई दे रखा है, आगे हम इसका ऑप्शन आगे ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये इसके 2 मोल्स, इसके 3 मोल्स मिलके इसके 1 मोल और इसके 4 मोल्स बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करके इसके आगे जो कोफिशिएंट है क्या बताते हैं? ये नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको मोल्स के बारे में जानना है तो आप क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर मोल्स कंसेप्ट में जाके आप देख सकते हैं मोल्स क्या होते हैं। मैंने अच्छे से समझा रखा हूँ, अच्छे से एक वीडियो बनाई। तो ये क्या होता है? एन जो इसके आगे जो कोफिशिएंट होता है वो मोल्स बताता है। जिसके एक मोल्स बनते हैं, तो 2 मोल्स ऑफ बी और -3 मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म 1 मोल्स ऑफ सी, यहाँ पे बने, एंड 4 मोल्स ऑफ डी। ये क्या ऐसे हमने एक सेंटेंस बना दिया, तो इसको हम क्या बोलते थे? स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम क्या करते थे? अब हमें क्या करना है इसमें? रेट लिखना है ना। तो रेट लिखने के दो तरीके होते हैं। रेट लिखने के दो तरीके, एक तो रेट और रेट। कौन कौन से दो तरीके? जो पहला तरीका हमारे पास वो कौन सा है, और दूसरा ये क्या होता है? जो जो भी यहाँ पे दे रखा है, अगर हमें रिएक्टेंट का इसका रेट लिखना है, मान लीजिए कि ए का हमें रेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? हम स्पेसिफिक एक चीज़, एक रिएक्टेंट में कोई भी एक सब्सटेंस का रेट लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ ए कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ लिखेंगे। रेट के लिए आप क्या यूज करते हैं? रेट किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन को। आपने मैथ में पढ़ा है, रेट किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन को। हम यहाँ पे क्या करेंगे? रेट लिखने के लिए इन सभी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए का डिफ्रेंशिएशन होगा ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करके इसका जो कोफिशिएंट होता था, इसका डिफ्रेंशिएशन डिवाइड टू ए की पावर 1 - 1। डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1 - 1, और जो पावर थी 1 बाहर आते थे। 1 पावर बाहर। डिफ्रेंशिएशन में क्या बताया था? एक सेकंड, डिफ्रेंशिएशन में क्या बताया था? जैसे एक्स था, एक्स की पावर 2 है, तो 2 बाहर आता था, और एक्स की पावर 2 में से 1 कम हो जाता था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होगा, क्या होगा? इसमें तो इंटीग्रेशन की तरह, इसमें क्या होगा? इसका जो कोफिशिएंट होता था, इसका जो कोफिशिएंट होगा ये डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, डी आर बाई डी टी। और डी टी क्या होगा यहाँ पे? डिफ्रेंशिएट किसके टर्म में हम करेंगे? हम इसका हम डिफ्रेंशिएट टाइम के टर्म्स में करेंगे। और डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा? इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। और इसका जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, इसका जो रेट होगा, रेट ऑफ ए यही होगा। अगर हमें रेट ऑफ बी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ बी। अगर रेट ऑफ बी लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे?
फिर से रेट के लिए क्या करेंगे, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो टाइम के तो बी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डी डिफरेंशिएशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी, और साथ में क्या होता है, इसका जो कोफिशिएंट होता है डिवाइड में चला जाता है, तो डिवाइड कितना होगा 1/3, 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया रेट को, ठीक। तो एक तो तरीका ये था, ऐसे रेट लिख सकते हैं, और आप सबके भी और सभी के भी लिख के देख लेते हैं। पहले से ये बताया था दूसरा तरीका क्या है, तो पहला तरीका होगा कि हमें क्या करना है, रेट को ऐसे लिखते हैं, पहला तरीका ये, ठीक है। हाँ हाँ तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ ए बोल सकते हैं, रेट ऑफ, ये क्या होता है, इससे अगर ये बन रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ये डिसअपियर हो रहा है, ये गायब हो रहा है, ये गायब होके इससे ये बन रहा है, यानी कि ये गायब हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। अगर इससे और बी से भी वापस से डी बन रहा है तो ये क्या होगा, ये भी गायब हो रहा है ना, इससे ये बन रहा है तो ये गायब होता चला जाएगा, इसका अमाउंट कम होता जाएगा, तो ये डिसअपियर हो रहा है, गायब हो रहा है, तो इसको मिलेगा रेट ऑफ, इसको भी बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ठीक। हाँ, और अगर मैं इसका रेट लिखना होता, प्रोडक्ट का रेट लिखना होता इसी में, अब इसको नोट कर लीजिए, इसमें अगर प्रोडक्ट का रेट लिखना होता, ये तो रिएक्टेंट के रेट थे दोनों रिएक्टेंट के रेट, अगर प्रोडक्ट का रेट लिखना होता क्या होगा, रेट ऑफ सी लिखना है, तो रेट ऑफ सी लिखना है, तो क्या होगा, रेट ऑफ सी क्या होगा, सी, इसको अभी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी, इसके एक छोटे से यूनिट, टाइम के एक छोटे से यूनिट डी टी के रिस्पेक्ट में, और जो इसका कोफिशिएंट होगा 1 है, तो 1 डिवाइड में चला जाता है, 1/1, ठीक है। तो ये होगा इसका, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो रहा है, सी फॉर्म, इससे ये बन रहा है ना, तो इसका तो फॉर्मेशन हो रहा है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, इससे ये फॉर्म हो रहा है, तो इसका फॉर्मेशन होता है रेट ऑफ, इसको हम फॉर्मेशन ऑफ सी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सी बोल सकते हैं, ऑफ तो लिखते हैं, ऑफ सी, फॉर्मेशन ऑफ सी हो सकते हैं, या फिर फॉर्मेशन की जगह और हम क्या यूज कर सकते हैं, रेट ऑफ, ये गायब हो रहा है, इससे ये बन रहा है ना, तो ये तो डिसअपियर हो रहा है, लेकिन ये तो अपीयर हो रहा है ना, इससे ये बन रहा है तो ये वाला तो गायब हो रहा है, यानी कि डिसअपियर हो रहा है, बट इससे ये बन रहा है तो ये तो बन रहा है ना, तो ये अपीयर हो रहा है ना, तो इसका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, अपीयरेंस, ये तो बन रहा है ना, तो बन रहा है यानी कि आगे आ रहा है, इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन का होता है ये अपीयर हो रहा है, तो इसको बोले रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, अगर इसका तो लिख दे रेट, अगर डी का रेट लिखना होता क्या होगा, रेट ऑफ डी, रेट ऑफ सेम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, इसके लिए हम क्या करें, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये डिसअपियर होता है, इससे अगर ये बनता है तो ये डिसअपियर होता है, और ये गायब होता है, डिसअपियर होता है, और इससे ये बनता है तो इसका फॉर्मेशन होता है, ये अपीयर होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या होगा, डी, इसका रेट क्या होगा, फिर से डी की कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन होती है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कंसंट्रेशन को, मोलैरिटी को, या फिर कंसंट्रेशन को, ठीक है, मोलैरिटी जिसे हम बोलते हैं, तो क्या हो गई, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो इसको डी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम डी टी, और इसका जो कोफिशिएंट 4 है, तो 4 से हम इसको ये जो रेट है इसको डिवाइड कर देंगे, रेट से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये होगा इसका, ठीक है। हाँ, अब हम इस पर बात करते हैं कि दूसरा तरीका क्या है रेट को रिप्रेजेंट करने का। अगर हमें रेट को रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें पूरे रिएक्टेंट के रेट को हम दें, तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो रिएक्टेंट थे उनका रेट लिखना है यहाँ पे, अगर हमें इस पूरे रिएक्टेंट का रेट लिखना हो एक साथ, तो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिखने के लिए तरीका है रेट ऑफ टोटल रिएक्टेंट का हमें लिखना होता है, टोटल रिएक्टेंट का अगर रेट लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, एक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं कि इसका जो कंसंट्रेशन है 2A है, तो A, इसका जो कंसंट्रेशन क्या है B, तो कंसंट्रेशन ऑफ B, एक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, जिस पहले एक दो है ना, दो ही रिएक्टेंट है, तो एक रिएक्टेंट A रिएक्टेंट B के दोनों कंसंट्रेशन और एक कॉन्स्टेंट, और इसका जो कोफिशिएंट होगा, इस टाइम ये डिवाइड नहीं करता, कोफिशिएंट से यहाँ पे डिवाइड नहीं करता, हम इसका जो कोफिशिएंट होता है उसकी पावर में भेज देते हैं, यहाँ पे A का कोफिशिएंट 2 है तो A की पावर में 2 चला जाएगा, यहाँ पे B का कोफिशिएंट 3 है तो B की पावर में 3 चला जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके थे इसे रेट को रिप्रेजेंट करने के, ये तो रेट ऑफ टोटल रिएक्टेंट रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट, ठीक है। तो
अगर हमें पूरे रिएक्टेंट का या फिर पूरे प्रोडक्ट का अगर वो रेट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, एक कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, साथ में जो जितने भी एलिमेंट है रिएक्टेंट में वो सारे रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन लिखेंगे, और जितने भी उसके कोफिशिएंट है वो उस रिएक्टेंट की पावर में चले जाते हैं। यहाँ पे के कॉन्स्टेंट यूज करा, दो रिएक्टेंट है ए और बी, ए का कोफिशिएंट कितना था तो 2, ए की पावर में चलेगा, बी का कोफिशिएंट 3 है तो बी की पावर में 3 चलेगा। ये होगा इस रिएक्टेंट का रेट, ठीक है। अगर प्रोडक्ट का रेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, ऐसे कर लो। अगर इसकी जगह पे रेट ऑफ रिएक्टेंट था तो अगर हमें रेट ऑफ प्रोडक्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखें, फिर से कांस्टेंट यूज करेंगे कि फिर से जितने भी कंसंट्रेशन था, एक सी और डी, दो कंसंट्रेशन था हमें, तो सी कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी। सी का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 सी के पावर में 1 चल जाएगा। डी का कोफिशिएंट कितना है 4, तो डी के पावर 4, बस ये रहेगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है रेट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। तो दो मेथड हो गए हमारे पास रेट लिखने के, एक तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए हम इसका यूज करेंगे, ऐसे लिखते हैं। अगर इंडिविजुअल अगर पूरे रिएक्टेंट का पूरे प्रोडक्ट का रेट लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ तो ये था, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ऐसा ही नोट कर लिया होगा। अब ये तो हो गया इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, इसका जो रिएक्टेंट का रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है प्रोडक्ट। अब इसको नोट कर लिया, ठीक है, नोट कर लिया वैसे। तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, in the case of equilibrium क्या होगा, क्या डायरेक्शन 2a प्लस 3b थी आई थिंक, ये रिवर्सिबल रिएक्शन 1c प्लस 4d था। हाँ क्या हुआ था रेट, तो इस केस इक्विलिब्रियम केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्टेंट लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट। और इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्टेंट का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन will be equal to rate of backward reaction, ठीक है। तो ये हो जाता है इक्विलिब्रियम केस में क्या होगा, इसका रिएक्टेंट का जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट या फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर इसका हम रेट लिखना है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, इससे ये बन रहा है। अगर हम इसका रेट लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तो ठीक है। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो जिसका हम रेट लगते हैं उससे आगे की तरफ प्रोसीड करता है, इसका अगर हम रेट लिखें तो इससे इस साइड की तरफ प्रोसीड करें, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन जाते हैं, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके कल केसी को डिराइव करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम, इसी का यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका डिराइव करेंगे, ठीक है इसको। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ। हाँ ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बच्चों।